हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर और चिलेशन के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हमारे बायो आइसोटोपिज्म के बारे में, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही जो यूज़फुल है, और इससे अक्सर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं बायो आइसोटोपिज्म में क्या होता है। बायो आइसोटोपिज्म को एक ही बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं पहले। जैसे बायो आइसोटोपिज्म का जो ज़रूरत है वो कैसे पड़ी। एक फार्मासिस्ट आया, उसने क्या किया, उसने एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग बनाई। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग बनाई तो उसने क्या किया, उसने पेशेंट को दिया। ठीक है, पेशेंट को जब उसने वो ड्रग दी तो क्या हुआ, उसने ड्रग तो ले ली, यानी उसने अपना एक्शन तो शो कर दिया, लेकिन क्या हुआ, जब उस पेशेंट को वो ड्रग दी तो उसने अपना एक्शन तो शो किया, लेकिन क्या हुआ कि जो पेशेंट था उसके जो स्टोमच में क्या हुआ, इरिटेशन कोज करने लगी। वो स्टोमच में उसने क्या किया, इरिटेशन कोज कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, उसे जो अल्सर वगैरह या पेट में जो दर्द वगैरह होने लगे। तो जो फार्मासिस्ट था, इसने क्या सोचा कि जो हमने ड्रग दी है उससे क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है उसको इरिटेशन वगैरह हो रही है। तो उसने क्या किया, जो हमारी एंटीबायोटिक जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग थी उसमें उसने क्या देखा, जो अमोनिया ग्रुप था, यानी जो एमीन ग्रुप था, जो एमीन ग्रुप था वो क्या कर रहा था, वो जो स्टोमच में जो इरिटेशन का कारण बन रहा था, यानी जो हमारी ड्रग थी उसमें जो एमीन ग्रुप था वो क्या कर रहा था, जो स्टोमच में इरिटेशन कोज कर रहा था। तो जो हमारा फार्मासिस्ट था उसने क्या किया, जो एमीन ग्रुप था उसको रिप्लेस करके उसने क्या किया, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिप्लेस कर दिया एमीन की जगह पे। तो क्या हुआ, जो हमारी एंटीबैक्टीरियल ड्रग थी उसमें क्या हुआ, उसने जो उसका एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, या जो जिस प्रकार से वो अपना एक्शन शो कर रही थी वो सेम ही एक्शन प्रोड्यूस कर रही थी, यानी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, यानी उसकी इफेक्टिवनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन क्या हुआ, जो हमने जो ड्रग ली थी उसमें क्या हुआ था, जो इरिटेशन कोज कर रही थी, लेकिन जब हमने उसमें चेंजमेंट किया, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दिया, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, जो ड्रग स्टोमच में जो इरिटेशन कोज कर रही थी वो बाद में उसने अपना इरिटेशन कोज करना बंद कर दिया। तो हमें क्या पता चला, इसमें क्या होगा, जो भी हमारी ड्रग होगी उसमें क्या करेंगे, हम किसी सिमिलर ग्रुप होगा ड्रग का, उसका चेंजमेंट कर देंगे दूसरे ग्रुप से, यानी कोई दूसरा ग्रुप उसमें जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और जो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो आइसोटोपिज्म बोलते हैं। अब तो बायो आइसोटोपिज्म का मतलब क्या हो गया, हम ड्रग में से किसी एक मॉलिक्यूल को उठाकर हम क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी और जो उसके टॉक्सिक इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो आइसोटोपिज्म, यानी उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बायो आइसोटोपिज्म। तो आई होप आपको बायो आइसोटोपिज्म के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। अब देखते हैं अपने बायो आइसोटोपिज्म को समझते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं क्या होता है। तो बायो आइसोटोपिज्म क्या होता है, बायो आइसोटोपिज्म इज ए स्ट्रेटजी यूज इन ड्रग डिजाइन वेयर वन पार्ट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड विद अनदर सिमिलर पार्ट ऑफ टू इम्प्रूव द ड्रग इफेक्टिवनेस। यानी हम क्या करेंगे, किसी ड्रग का जो एक पार्ट होगा, यानी हमने अभी देखा था जो ड्रग थी हमारी, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग थी, उसमें क्या था, जो एमीन ग्रुप था वो क्या कर रहा था, वो स्टोमच में क्या इरिटेशन कर रहा था। तो हमने क्या किया, जो एमीन ग्रुप था वहाँ पे उसको हटा के रिप्लेस करके हमने क्या किया, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको वहाँ पे जो हमारा जो ड्रग थी उसमें अटैच करवा दिया, जिससे क्या हुआ, जो स्टोमच में जो इरिटेशन हो रही थी वो खत्म हो गई और जो ड्रग थी उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई और जो टॉक्सिसिटी थी वो डिक्रीज हो गई। तो पार्ट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड, यानी रिप्लेस कर दिया, फिर अनदर सिमिलर पार्ट का, यानी हमने जो दूसरी जो मॉलिक्यूल था वो अटैच करवा दिया, जिससे क्या हुआ, जो ड्रग थी उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो गई और रिड्यूस क्या हो गई, उसके साइड इफेक्ट रिड्यूस हो गए, और जो हमारी ड्रग थी वो क्या हो गई, लास्ट लॉन्गर, यानी हमारी बॉडी में उसका जो इफेक्ट था वो लॉन्ग टाइम तक हमें देखने को मिलेगा। रिप्लेसमेंट में इंक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटी और समटाइम्स डिक्रीज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी जो हमने ड्रग रिप्लेस की है वो हमें, यानी मैनी केस में तो हमें यानी
नॉर्मली तो हमें क्या होगा, उससे जो क्या होगी कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है हमें इंक्रीज ही देखने को मिलेगी, लेकिन सम कुछ केसेस में हमें ये भी देखने को मिलेगा जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है हमारी जो ड्रग की, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज भी देखने को मिलेगी। और जो अब इसे एग्जाम्पल से जैसे समझे तो जैसे हमारी जो एस्प्रिन है, यानी जो एस्प्रिन ड्रग आती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो पेट में जो जलन का कारण बनता है, इरिटेशन का कारण बनता है। तो क्या करेंगे, जो हमारी एस्प्रिन जिसमें जो सीडोब्लेज ग्रुप था यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। तो जिससे क्या होगा, जो हमारे पेट में इरिटेशन कर रहा था, इरिटेशन कोज कर रहा था, जिससे वो क्या करेगा, इरिटेशन कोज नहीं होगा और क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह हमने जो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा है, उससे क्या हुआ, तो इससे जो इसका प्रॉपर्टीज है वो क्या करेंगे, एस्प्रिन की प्रॉपर्टीज है वो सेम ही रहेगी और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिलिकॉक्सिब, यानी ये सिलिकॉक्सिब नाम से ये जो हमारी ड्रग फॉर्म होगी उसका नाम सिलिकॉक्सिब हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इस जो सिलिकॉक्सिब है वो एस्प्रिन की प्रॉपर्टीज को ही रखेगी अपने पास, यानी जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो लाइक एस्प्रिन के लाइक ही होगी, लेकिन इसकी जो क्या होगी, जो इरिटेशन कोज कर रही थी जो पेट में जाने के बाद, लेकिन ये जो इस फॉर्म में होने के बाद ही क्या करेगी, जो पेट में इरिटेशन कोज हो रही थी उसको बंद कर देगी और उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देगी। तो समझ गए। अब देखते हैं इसके टाइप्स को, यानी कितने टाइप्स का होता है। जो बायोआइसोटोनिज्म है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है क्लासिक और एक होता है नॉन क्लासिक। तो इसको समझते हैं। क्लासिक का मतलब क्या हो गया, दे हैव सिमिलर शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, यानी इसमें क्या होगा, द सिमिलर शेप, यानी जो भी हम रिप्लेस करेंगे वो क्या होंगे, उनकी शेप क्या होगी, सिमिलर होगी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम का मतलब हो गया, यानी वो एटम्स, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया जैसे हमारे जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी कितनी होती है, उनकी 4 होती है। तो क्या होगा, अब जो कार्बन जो कंपाउंड है उसको रिप्लेस करने के लिए हमें कौन सा कंपाउंड चाहिए, वही कंपाउंड चाहिए जिसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होगी, 4, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला या जो वैलेंसी वाला जो कंपाउंड होगा वही कार्बन को रिप्लेस करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जैसे सिमिलर शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम, यानी जो भी कंपाउंड रिप्लेस करेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। When one bioisotopes exchange another, it gives similar desirable biological action, यानी जिससे भी हम रिप्लेस करेंगे वो क्या करेगा, सेम यानी सिमिलर ही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। दे फर्दर क्लासिफाइड, यानी जो हमारा क्लासिकल है उसे भी हम फर्दर 3-4 टाइप में जो क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया मोनोवेलेंट या यूनिवेलेंट। इसमें क्या होगा, जो भी कंपाउंड लेंगे वो क्या होगा, उनकी वैलेंसी क्या होगी, सिंगल, यानी एक ही वैलेंसी होगी। जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, CH3 हो गया, NH2 हो गया, Br हो गया, I हो गया, यानी इनको क्या होगा, जब भी हम इन्हें जो रिप्लेस करेंगे, जैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन या फ्लोरीन आ जाएगा। क्यों, कैसे आएगा, क्योंकि इसकी भी जो वैलेंसी है वो भी एक है और इसकी भी वैलेंसी एक ही है। और अगले की बात करें, जैसे अगला टाइप देखें तो अगला हो गया डाइवेलेंट। इसमें क्या होगा, जो भी कंपाउंड होगा उसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 2 होगी। जैसे इसको देखें, CH2 को देखें तो इधर 1 हो गया, 2 होगी, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। अगर CH2 की जगह अगर हम NS लगा देंगे तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर ही रह जाएगी, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2 है और इसकी भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2 है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरा होगा ट्राइवेलेंट। इसमें क्या होगा, जो भी कंपाउंड होगा उसकी वैलेंसी 3 होगी। टेट्रावेलेंट की बात करें तो इसमें क्या होगी, जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी, और जैसे कार्बन की 4 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। अब अगली बात करें रिंग इक्विवेलेंट। इसमें क्या होगा, जो रिंग स्ट्रक्चर होगी उसके ऊपर जो कंपाउंड जुड़ेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझे तो जैसे ये यूरेसिल हो गया, यूरेसिल में क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसकी वैलेंसी क्या होती है, सिंगल, यानी एक ही होती है। अब इसको रिप्लेस क्या कौन से कंपाउंड कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाएगा, एज फ्लोरो यूरेसिल बनाएगा, जो क्या होगा, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो यूरेसिल है उसके सिमिलर ही होगी, लेकिन जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। अब देखिए अपने अगले टाइप को, नॉन क्लासिकल को। दे डू नॉट हैव सेम स्ट्रिक और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इनमें क्या होगा, जो भी कंपाउंड होंगे उनकी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है वो सेम नहीं होगी, यानी नॉट फिट इन डेफिनेशन, यानी जो हमारी जो आइसोमर्स की जो डेफिनेशन थी उसमें फिट नहीं होती। यानी इनका मतलब हो गया,
जो भी हमारे कंपाउंड होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगी, यानी जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन को देखें तो इनमें क्या होती है, एक एक होती है, तो इनमें क्या होगा, जो भी कंपाउंड होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगी, बट दे हैव सेम प्रॉपर्टीज। लेकिन जो भी कंपाउंड होंगे उनकी वो क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर ही होगी। टू दिस दे वी गिव सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, तो उनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी सिमिलर होगी। तो जैसे इसके एग्जांपल से देखें तो क्या होगा, जैसे ये आइसोप्रोटेनॉल है, उसमें क्या है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी जो OH ग्रुप है उसमें क्या हुआ, यानी उसको रिप्लेस करके हमने कौन सा ये ग्रुप जोड़ दिया, तो जिससे क्या हुआ, जो क्या बना, सोर्टेनॉल बना। तो ये जो सोर्टेनॉल है वो क्या होगा, तो जो ये सोर्टेनॉल है वो क्या हुआ, जो आइसोप्रोटेनॉल है उससे ज़्यादा क्या इफेक्टिव है, यानी जो दोनों क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर एजेंट है। लेकिन जो ये है सोर्टेनॉल बना है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी जो ड्रग होती है ब्रोंकोडाइलेटर उसमें यूज होते हैं। लेकिन क्या है, जो हमारा सोर्टेनॉल बना है ये क्या होता है, हाईली इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेटर, यानी इसके कंपेयर में क्या है, ये हाईली इफेक्टिव है। तो जब हमने ये ग्रुप चेंज किया तो जिससे क्या हुआ, इस ड्रग की क्या हुआ, प्रॉपर्टीज तो सिमिलर, यानी है यूज तो किस में हो रहे हैं, ब्रोंकोडाइलेटर के यूज में टाइप में यूज हो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, यानी ज़्यादा ये इससे ज़्यादा अपना इफेक्ट शो कर रही है, यानी ये ज़्यादा अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही है। तो अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, उसको देखते हैं। तो इससे समझते हैं, इजी वे में समझते हैं। जैसे हमने इतना पढ़ा है उसमें क्या समझे वही देखते हैं। जैसे हमने देखा कि जो हमारा बायोआइसोटोपिज्म है उससे क्या हुआ, हमने ड्रग की जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर थी, यानी जो भी हमने कंपाउंड दूसरा जोड़ा था, जिससे क्या होगा, जो भी ड्रग थी उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो रही थी, यानी हमने क्या किया, जो भी ड्रग थी उसके जो एक मॉलिक्यूल था उसको हटा के हमने जब दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ा तो इससे क्या हुआ, जो ड्रग थी उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। दूसरा देखें तो क्या होगा, जो ड्रग थी उसके साइड इफेक्ट कम हो रहे थे, साइड इफेक्ट भी तो कम हो रहे थे, ठीक है, साइड इफेक्ट कम हो रहे थे और टॉक्सिसिटी भी डिक्रीज हो रही थी। टॉक्सिसिटी क्या हो रही थी, टॉक्सिसिटी भी डिक्रीज हो रही थी। और एक और बात करें तो क्या होगा, हमने ड्रग कि जो हमारे स्ट्रक्चर चेंज किए उससे क्या होगा, उसके एब्जॉर्प्शन पे भी फर्क पड़ेगा, यानी जो ड्रग कम एब्जॉर्ब हो रही थी और हमने जब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजमेंट कर दिया तो क्या होगा, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगी, जिससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। और वहीं पे बात करें तो क्या होगा, इससे जो हमारी बायोआइसोटोपिज्म है इससे क्या होगा, जो हमें नई जो हमारे ड्रग बनाने में हमें मदद मिलेगी और हम इससे क्या होगा, जो ड्रग होगी उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी ड्रग में हम चेंजमेंट करके ये देख सकते हैं कि कौन सी ड्रग हमारे शरीर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और कौन सी ड्रग ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसमें हम चेंजमेंट करके जो भी ड्रग है उसे सेफ बना सकते हैं। तो इसमें भी यही लिखा है, जो बायोआइसोटोपिज्म आर बोर्डली यूज टू फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है साइंस है उनमें इसका यूज होता है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, चेंज बायोएबिलिटी, यानी इसका यूज क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। जैसे हमने ड्रग की जो स्ट्रक्चर थी उसमें चेंजमेंट करके क्या हुआ, उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस कर दिया। और बायोएबिलिटी को भी इंक्रीज करने के लिए जैसे हमने जो ड्रग थी उसके स्ट्रक्चर में चेंज किया तो क्या हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। तो उसी प्रकार से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ओवरऑल जो बायोएबिलिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इन द ड्रग डिजाइन द पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग वन बायोआइसोटोपिज्म फॉर अनदर इज टू इनहेंस द डिजायरेबल बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विदाउट चेंजिंग देयर स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा, जो हमारी ड्रग है उसमें हम चेंजमेंट किए बिना क्या होगा, उसकी बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजमेंट किए बिना। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, यानी इसके ड्रग्स जो इसका हेल्प से क्या करेंगे, जो ड्रग होगी उसे हम सेफ और मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो हमारा बायोआइसोटोपिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो और इससे रिगार्डेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो जो हमारा है उस पर जो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में, और इसके बाद हम जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।